हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम ऋतुराज, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज 9 मार्च है, तो आज के करंट अफेयर्स की क्विज हम देखने वाले हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इंटरनेशनल वुमेन्स डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इंटरनेशनल वुमेन्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज? ऑप्शन है आपके पास 8 मार्च, 10 जनवरी, 12 मार्च या फिर 20 अगस्त। चलिए इसका आंसर दीजिए कमेंट में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? हाल ही में अभी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया था, तो आपको इसके बारे में पता रहना चाहिए। दोस्तों आपसे निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे आपको आने वाले समय में नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहेंगे। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? चलिए इसका आंसर है 8 मार्च। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो प्रति वर्षानुसार मनाया जाता है। इससे पहली बार अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में 28 फरवरी 1909 को मनाया गया था। इसका आयोजन अमेरिका के सोशलिस्ट पार्टी ने किया था। तो सबसे पहले अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में 28 फरवरी 1909 को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, और इसका जो आयोजन जो है वो अमेरिका की सोशलिस्ट पार्टी ने किया था। आपको एक और चीज़ बता दूं, अमेरिका में दो पार्टी ग्रुप चलते हैं, एक होता है सोशलिस्ट पार्टी और दूसरा है डेमोक्रेटिक। जैसे हमारे भारत देश में बहुत सी राजनीतिक पार्टियां हैं, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी जो अभी रूलिंग पार्टी है, कांग्रेस हो गई, और अब आम आदमी पार्टी भी है, बट वो नेशनल पार्टी नहीं है। और भी ऐसी पार्टियां हैं जो हमारे भारत देश में रहती हैं और चुनाव लड़ा करती हैं, और सरकार बनाया करती है। इन्हीं का गठबंधन भी है, एनपीए है, यूपीए है। तो वैसे ही यहाँ पे अमेरिका में दो मेन पार्टी हैं, सोशलिस्ट पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी। चलिए 8 मार्च के दिन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। तो इस दिन किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, सांस्कृतिक, हर प्रकार के क्षेत्र में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, भागीदारी करने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए इस दिन को मनाया जाता है कि आप आगे आइए और अपना जितना आप चाहते हैं योगदान देना, और आप अपना 100% से ज़्यादा भी अपना योगदान इसमें दीजिए और अपने आप को आगे बढ़ाइए, अपने समाज में अपनी पहचान बनाइए। इसको देखते हुए, इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी ने देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में से किस राज्य को पहला स्थान दिया है? विच स्टेट हैड बीन ranked first among the 112 most populated sites in the country by the Central Pollution Control Board? ऑप्शन आपका बिहार, पंजाब, उड़ीसा या फिर कर्नाटक। चलिए इसका आंसर दीजिए। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में से किस राज्य को पहला स्थान दिया है? चलिए इसका आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा जो है सबसे 1 नंबर पर सबसे प्रदूषित राज्य में। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में उड़ीसा को सबसे पहले नंबर के स्थान पर दिया है। सीपीसीबी ने उत्तर प्रदेश को दूसरा और दिल्ली को इस सूची में तीसरा नंबर दिया है। पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार प्रदूषित स्थल ऐसे स्थल हैं जहां कूड़े कचरों में विषैले और खतरनाक पदार्थों की मात्रा अत्यधिक होने से आसपास रहने वाले लोगों की सेहत पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। उसको यहाँ पे क्लासिफाई किया है कि वो क्षेत्र जहाँ पे कचरे की वजह से विषैले खतरनाक पदार्थों की मात्रा बढ़ रही है, लोगों में रहने में फर्क पड़ रहा है, उनकी सेहत पर असर पड़ रहा है, ऐसे 112 क्षेत्र जो थे या स्थल जो थे चिन्हित किए थे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने। उड़ीसा इसमें 1 नंबर पर है। नेपाल सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कम्युनिस्ट पार्टी की जिम्मेदारी किसे सौंप दी है? नेपाल सुप्रीम कोर्ट has recently handed over the responsibilities of the Communist Party. गिरिराज मणि पोखरल, ऋषि कट्टेल, भरतराज पौड्याल या फिर विनय मोहन कात्रा। चलिए इसका आंसर दीजिए।
नेपाल सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कम्युनिस्ट पार्टी की जिम्मेदारी किसे सौंपी है? चलिए इसका आंसर है ऋषि कट्टेल। ऋषि कट्टेल को सौंप दी है। नेपाल सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाते हुए नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की जिम्मेदारी ऋषि कट्टेल को सौंप दी है। जस्टिस कुमार रेग्मी और बोम कुमार श्रेष्ठ ने करीब 3 साल पुराने मामले पर अपना ये फैसला सुनाया। चलिए यहाँ पे हमको काम की चीज क्या मिल गई यहाँ पे कि जस्टिस कुमार रेग्मी ये कौन है? सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और बोम कुमार श्रेष्ठ ये भी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। इन्होंने लगभग 3 साल पुराना मामला जो था, जो कि क्या था, कम्युनिस्ट पार्टी की जिम्मेदारी, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी का अध्यक्ष कौन रहेगा, इसके ऊपर केस चल रहा था, जिसमें फैसला सुनाया है हाल ही में। कट्टेल ने मई 2018 में केपी ओली शर्मा ओली को और पुष्प कमल दहल की नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की रजिस्टर करने की चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी थी। चलिए यहाँ पे एक और आपको चीज बता दूं, केपी शर्मा ओली जो है ये प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं नेपाल के, और इसके ऊपर एक बहुत बड़ा विवाद भी छिड़ा था। इन्होंने अपने जो मैप में भारत के कुछ क्षेत्रों को शामिल किया था, इसके ऊपर कुछ बातचीत हुई थी, और साथ ही साथ में एक और रिसेंटली एक बातचीत हुई थी जिसमें इन्होंने बोला था कि केपी ओली शर्मा या फिर केपी शर्मा ओली भी बोला जाता है, इन्होंने ये बोला था कि पुराने समय में जो भगवान राम का जो जन्म हुआ था, जो अभी अयोध्या हम बोलते हैं हमारे भारत में है, इनका कहना था कि अयोध्या जो है वो नेपाल में है, ऐसा इनका कहना था। इसको लेके बहुत सी इनकी बातों पर टिप्पणियां भी हुई थी भारत देश में। हाल ही में किस भारतीय पहलवान ने मार्टियो पोलिकोन रैगिंग कुश्ती की फाइनल जीत दर्ज करते हुए 65 किलो वर्ग में विश्व की नंबर 1 पहलवान बन गई? Recently, which Indian female wrestlers has won the final of Maestio Polycon ranking wrestling to become the number 1 wrestler in the world in the 65 kg weight category? 65 किलोग्राम वर्ग में सबसे पहले नंबर पे फाइनल जीतकर 65 किलो वर्ग में एक विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी पहलवान कौन बनी है? बबीता फोगट, गीता फोगाट, रितु फोगाट या फिर विनेश फोगाट? चलिए इसका आंसर दीजिए। बबीता कुमारी, गीता फोगाट, रितु फोगाट या फिर विनेश फोगाट? ये चारों जो हैं, चारों बहनें हैं, फोगाट परिवार की ही हैं। बबीता फोगाट की अब शादी हो चुकी है, इसलिए यहाँ पे बबीता कुमारी आ रहा है लेकिन। तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन है जिसने विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी बन गई है, पहलवान बन गई है 65 किलोग्राम वर्ग में मोटियो पॉलीगॉन रैगिंग कुश्ती के फाइनल को जीत कर? चलिए इसका आंसर है विनेश फोगाट। भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट ने माटिया पॉलीगॉन रैगिंग कुश्ती के फाइनल में जीत दर्ज कर 65 किलोग्राम वर्ग में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी बन गई। इस टूर्नामेंट में उतरने से पहले विनेश तीसरे रैंक पर थी, लेकिन 6 मार्च को गोल्ड मेडल जीतकर उन्होंने 14 अंक हासिल किए और शीर्ष पर काबिज हो गई। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली विनेश फोगाट पहली महिला पहलवान भी है। हाल ही में किस देश ने सार्वजनिक जगहों पर बुर्का पहनने पर रोक लगा दी है? Recently, which country has banned the wearing of burqa in the public area? आपको बुर्का क्या होता है बता दूं, आपको शायद पता होगा। मुस्लिम महिलाओं का एक पहनने का पर्दा प्रथा का एक उनका मतलब उनके पहनने का परिधान है जो कि पर्दा प्रथा के अंतर्गत आता है, जिसमें पूरा चेहरे से लेके पैर तक का पूरा ढका हुआ एक लिबास होता है। काले कलर का भी हो सकता है और दूसरे कलर का भी हो सकता है, तो उसको बुर्का बोला जाता है। तो किस देश ने सार्वजनिक जगहों पर बुर्का पहनने पर रोक लगा दी है? ऑप्शन है पाकिस्तान, स्विट्जरलैंड, बांग्लादेश या फिर इराक। चलिए इसका आंसर है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड ने सार्वजनिक जगह पर पब्लिक प्लेस पर बुर्का पहनने पर रोक लगा दी है। बुर्के पर प्रतिबंध लगाने वाला स्विट्जरलैंड पहला मुल्क नहीं है, इसके पहले भी कई देशों ने अपने यहाँ पर बुर्के पर प्रतिबंध लगा रखा है। फ्रांस पहला यूरोपीय देश है जिसने मुस्लिम महिलाओं पर बुर्का पहनने पर बैन लगाया। फ्रांस की सरकार ने 2011 में सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का पहनने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया था, क्योंकि इससे क्या होता है, लोगों की पहचान नहीं हो पाती है कि इस बुर्के के अंदर महिला ही है या फिर कोई पुरुष जो है
वो उस बुर्के का सहारा लेकर कुछ गलत काम करने वाले हैं। तो इसमें यहाँ पे आप पहचान नहीं पाते। इसको देखते हुए स्विट्जरलैंड सरकार ने भी यहाँ पे बुर्का पहनने पर बैन कर दिया, रोक लगा दी है, और सबसे पहले फ्रांस ने इसके ऊपर रोक लगाई थी। संयुक्त राष्ट्र यूएन की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में प्रतिवर्ष अनुमानतः कितने प्रतिशत खाद्य उत्पादन बर्बाद हो जाता है। According to the report by the United Nations, approximately what percentage of the food production is wasted annually worldwide? 25%, 30%, 17% या फिर 40%? चलिए इसका आंसर दीजिए। संयुक्त राष्ट्र यूएन की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में प्रतिवर्ष अनुमानतः कितने प्रतिशत खाद्य उत्पादन बर्बाद हो जाता है? चलिए इसका आंसर है 17%। 17%, 17% जो खाद्य है प्रतिवर्ष अनुसार खराब हो जाता है या बर्बाद हो जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने अनुमान लगाया कि दुनिया में खाद्य पदार्थों का लगभग 17% हर साल बर्बाद हो जाता है। हम नहीं खाते, उसको फेंक देते हैं। भोजन की बर्बादी का यह आंकड़ा 931 मिलियन मैट्रिक टन है। ये बर्बादी पूर्व की रिपोर्ट से बहुत ज़्यादा है। हालांकि माप के विभिन्न तरीकों और कई देशों में मजबूत डेटा की कमी के कारण प्रत्यक्ष तुलना करना मुश्किल भी होता है। यहाँ पर हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गैरसैंण को राज्य का नया प्रशासनिक मंडल घोषित किया? रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर विच स्टेट डिक्लेयर्ड गैरिसन्स एज अ न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड ऑफ द स्टेट? ऑप्शन है आपका बिहार, उत्तराखंड, पंजाब या फिर झारखंड। चलिए इसका आंसर दीजिए कमेंट में। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गैरसैंण को राज्य का नया प्रशासनिक मंडल घोषित किया है? चलिए इसका आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में गैरसैंण को राज्य का नया प्रशासनिक मंडल नियुक्त किया है। इसके साथ ही कुमाऊं और गढ़वाल के बाद यह उत्तराखंड का तीसरा मंडल भी बन गया है। मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के मुताबिक गैरसैंण मंडल में 4 पहाड़ी जिले शामिल होंगे, जिनमें अल्मोड़ा और बागेश्वर जो कि कुमाऊं से है तथा रुद्रप्रयाग व चामोली जो कि गढ़वाल से है शामिल किए गए। जन औषधि दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? जन औषधि दिवस इज ऑब्जर्व ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज? 12 जनवरी, 15 अप्रैल, 7 मार्च या फिर 20 जुलाई? चलिए इसका आंसर दीजिए। जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है? चलिए जन औषधि दिवस जो है वो 7 मार्च को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य देश के लोगों को जेनेरिक दवाओं के प्रति जागरूकता उपलब्ध कराना और विश्वास पैदा करना। अब जेनेरिक दवाएं क्या होती हैं? जेनेरिक दवाएं वो होती हैं जिसके लिए सरकार बाध्य करती है किसी भी कंपनी के लिए कि आप अपने दवाइयों का बेस प्रोडक्ट जो है, मतलब आपका जो मेन प्रोडक्ट है, उसको आप बिना किसी रेट बढ़ाए हुए या किसी कमर्शियल प्राइस के उसको आप सस्ते दामों में उपलब्ध कराइए, जिसकी मार्केटिंग नहीं की जाएगी। ऑब्वियसली मार्केटिंग ज़्यादा होती है तो उसका रेट यहाँ पर बढ़ जाता है। तो यहाँ पे सरकार की तरफ से ये योजना बनाई गई है कि सभी दवा कंपनियों को जेनेरिक दवाइयाँ भी निकालनी पड़ेगी अपनी बेस प्रोडक्ट की। यह दिन प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना PMBJ की उपलब्धियों को मनाने का भी दिन है। इस दिन को देश में लोगों को सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से भी मनाया जाता है। दोस्तों ये तो हमने देख लिया 9 मार्च की करंट अफेयर्स क्विज हमने देख लिए। हमारी जो क्लास है रोज सुबह 7 बजे रहा करती, तो प्लीज़ निश्चिंत रहिए और बने रहिए चैनल में और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक जरूर करिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा।